मैं दोबारा से कर देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा से हो रही है। 301, नॉट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन थायरोटॉक्सिकोसिस लीवोथायरोक्सिन। थायरोटॉक्सिकोसिस बेसिकली थायरो मतलब थायराइड, टॉक्सिकोसिस मतलब टॉक्सिक लेवल्स, यानी थायराइड की एक्सेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन होती है। और लीवोथायरोक्सिन जो है वो एक ड्रग है जो हाइपोथायरॉइडिज्म में दी जाती है, और ये थायराइड की लेवल्स को बढ़ाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थायराइड के लेवल्स को बढ़ा रही है, तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन में हम नहीं दे सकते, ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से है, ठीक है। 302, नॉट सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। डिक्रीज एपेटाइट जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म का सिम्टम नहीं है। भूख कम नहीं होती, भूख ज्यादा हो जाती है बल्कि। और हाइपरथायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म आपस में जो है ना इन्वर्सली रिलेटेड ही है। जो चीज़ें हाइपोथायरॉइडिज्म में हो रही होती है ना वो हाइपोथायरॉइडिज्म में उसका उलट हो जाती है। 303, इफ पेशेंट टेक्स डाइजॉक्सिन। अब मैक्सिडिमा का पेशेंट है और डाइजॉक्सिन ले रहा है। मैक्सिडिमा इंडिकेट्स के वो पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट, उसके अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म है, थायराइड की कमी है। तो हम लोग डाइजॉक्सिन को देते हुए डोज को कम करेंगे और मॉनिटर भी करेंगे साथ साथ, क्योंकि डाइजॉक्सिन को एडजस्ट किया जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन में। 304, सिस्प्लेटिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि जितने भी हमारे कीमोथेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक्स है ना उसमें सबसे ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉजिंग कीमोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक जो है वो सबसे ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग कॉज कराता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। 305, डेक्सामेथासोन इन कीमोथेरेपी। इसको हम लोग कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। 306, विच ड्रग नॉट यूज इन ट्रीटमेंट कैंसर इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। अच्छा, क्लोमिप्रामीन जो है ना वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, और सोमेट्रिप्टान जो है ना वो एज अ हम देते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक इन माइग्रेन अटैक्स, ठीक है। तो वो एंटी डिप्रेसेंट है क्लोमिप्रामीन, और वो माइग्रेन अटैक्स में दिया जाता है, ट्रिप्टान है ये। तो ये दोनों जो है इसका नोजिया वॉमिटिंग को रिलीव करने में कोई रोल नहीं है कैंसर इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग में, ठीक है। 307, अबाउट मेंडलेट। 307 क्या है? मेंडेलिक एसिड क्या करता है? मेक पीएच ऑफ द यूरिन एसिडिक एंड मे प्रेसिपिटेट सल्फोनामाइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अबाउट मेंडेलेट नॉट गिव सल्फोनामाइड। अगर आप मेंडेलेट दे रहे हैं जो कि एक मेंडेलिक एसिड है, उसके साथ आप सल्फोनामाइड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेंडेलिक एसिड पीएच ऑफ यूरिन ड्रॉप कर देगा, और जो हमारा सल्फोनामाइड है ना वो ऐसे ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा यूरिन में से, ठीक है। ई ऑटो इंजेक्टर क्या होता है? हमारा एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर। ई ऑटो इंजेक्टर के बारे में बिल्कुल गलत है कि कंप्लीट डोज एक साथ दे दी जाती है, नहीं। ई ऑटो इंजेक्टर इज यूज टू गिव मेजर्ड डोज। हमेशा इसमें एक मेजर डोज मेजर करके एक नॉर्मल अमाउंट में उसको देते हैं, एक साथ सारी डोज नहीं दे देते हैं, ये इसलिए नहीं होता है, ठीक है। 309, ई एपिनेफ्रिन कॉज स्टिमुलेशन ऑफ कार्डिक इन विच रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर हमारे कार्डिक में मौजूद होता है, बीटा 1। बीटा 2 होता है हमारे लंग्स में, ठीक है। तो अगर कार्डिक की स्टिमुलेशन करा रहा है एपिनेफ्रिन तो वो बीटा 1 से करा रहा है। 310 में है, एपिनेफ्रिन कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकोडायलेशन एंड इंक्रीज लोकल एनेस्थेटिक ड्यूरेशन। तीन चीजें कराता है। एपिनेफ्रिन वेजोकंस्ट्रिक्शन कैसे करा रहा है? एपिनेफ्रिन जो है हमारी अल्फा एंड बीटा दोनों ही में एक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे जो अल्फा जो हमारे वेसल्स में होता है अल्फा 1, उसके थ्रू ये कंस्ट्रक्शन करा रहा है। हमारे ब्रोंकियोल्स में जो हमारे बीटा 2 प्रेजेंट है, उसका एक्शन है एपिनेफ्रिन का उनमें ब्रोंको डायलेशन कराने का, वहाँ पे डायलेशन करा रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, तो अगर हम इसके साथ कोई लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक अगर मैंने एक इंजेक्शन दिया, मैं चाह रही हूँ कि हाथ में या फिर दांत में, या हम लोग का जो डेंटल सर्जरी होती है या हाथ की कोई सर्जरी हो रहा है, उसमें हमने जो है ना लोकल एनेस्थेटिक दिया, और हम चाहते हैं कि उसका इफेक्ट रिड्यूस्ड रहे, उसी एरिया में ही रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम साथ एपिनेफ्रिन दे देंगे तो वो वहाँ पे ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट वहीं लिमिटेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बॉडी में फैलेगा नहीं सिस्टमिकली। तो इस वजह से हम इसको लोकल एनेस्थेटिक के साथ देते हैं, जिससे लोकल एनेस्थेटिक का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। 311 है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन के बारे में क्या चीज सही नहीं है? थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव आफ्टर ओरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एपिनेफ्रीन को ओरली दे ही नहीं सकते, ठीक है, ये अनस्टेबल है ओरली। लेकिन पेरेंटली एडमिनिस्टर होता है, तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर गलत है। अगर ओरल के साथ पेरेंटल का ऑप्शन आ रहा है तो पूरा ऑप्शन ही हम गलत कर देंगे, क्योंकि वो ओरल होने की वजह से उस पूरे सेंटेंस को गलत कर रहा है। हालांकि पेरेंटली हम एडमिनिस्टर करते हैं, मगर क्योंकि साथ ओरल इन्होंने लिख दिया है तो हम ओरल और पेरेंटल दोनों को ही गलत कर देंगे। वैसे पेरेंटली एडमिनिस्टर किया जाता है। अच्छा, 312, प्रोप्रेनोलॉल
इनहिबिट्स एपिनेफ्रिन। इफेक्ट क्या करता है? मिड्रियासिस। हमारा जो एपिनेफ्रिन है, एक्सेप्ट मिड्रियासिस, सॉरी, एपिनेफ्रिन जो है हमारे मिड्रियासिस कॉज करता है, सारे हमारे सिंपैथेटिक इफेक्ट्स कॉज करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी बॉडी में सारी, ब्रोंकोडायलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, हार्ट बीट बढ़ेगी, कार्डिक स्टिमुलेशन। आंखों में मिड्रियासिस कॉज करेगा, हमारे जो हमारे आइरिस के जो रेडियल मसल्स है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हमारे आई का जो वो है ना आइरिस का ओपनिंग उसको बड़ा कर देगा, मिड्रियासिस कॉज करेगा। ठीक है। वहाँ पे हमारे होते हैं अल्फा वन रिसेप्टर्स, जो हमारे आइरिस के जो सिलेरी मसल्स में होते हैं ना, और वो उसकी जो है ना मिडियासिस के का जो मेन कॉज होता है। अब प्रोपेनोलॉल क्या है? बीटा वन बीटा टू इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव है, इसका अल्फा पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये अल्फा के पास जाता ही नहीं है। तो अगर ये बीटा वन बीटा टू पे इनहिबिट करेगा तो एपिनेफ्रिन के सारे इफेक्ट्स को ये खत्म कर देगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होने देगा, ब्रोंकोडायलेशन नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन आंख में तो, आई में तो अल्फा वन मौजूद है ना जो मिड्रियासिस करा रहा है, तो ये मिड्रियासिस को नहीं ठीक कर सकता। ठीक है, मिड्रियासिस को रिवर्स नहीं कर सकता, इसीलिए सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं कि प्रोपेनोलॉल इनहिबिट्स एपिनेफ्रिन इफेक्ट एक्सेप्ट मिड्रियासिस, सारे इफेक्ट्स इसके इनहिबिट करेगा एक्सेप्ट मिड्रियासिस। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? अच्छा, 313 है, नॉरएपिनेफ्रिन इज कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ स्केलेटल ब्लड वेसल्स। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन प्रिकसर टायरोसिन, इतना सीधा सीधा है। नॉरएपिनेफ्रिन हमारी वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा स्केलेटल बसल ब्लड वेसल्स की। ठीक है, और इसका प्रीकर्सर यानी ये डिराइव होता है टायरोसिन से, मेन प्रीकर्सर है इसका। 314 डोपामीन प्रीकर्सर है, फिनाइलएलनिन एंड टायरोसिन, इसको याद करना पड़ेगा। फिनाइलएलनिन और टायरोसिन से डोपामीन बनता है। टायरामीन जो है इंक्रीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन, इट इज नॉट डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। जो टायरामीन जो बोलते हैं ना कि टायरामीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जैसे ओल्ड फ्रेश रेड मीट नहीं, ओल्ड रेड मीट हो गया, हमारे पास चीज हो गया, इन सब में टायरामीन मौजूद होता है। और ये टायरामीन क्या करता है? हमारी बॉडी में नेचुरली नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ाता है। तो इसलिए अगर हम माओ इनहिबिटर्स लेंगे तो माओ इनहिबिटर्स हमारे नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को रोकेगा, और टायरामीन हमारे नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को बढ़ाएगा, तो जिससे हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन हो जाती है। और इट इज नॉट डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह से बन रहा है। 316 सेरोटोनिन मीडिएटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, प्रीकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। सेरोटोनिन जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, और इसका प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन से बनता है। 317 विच इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन। अच्छा, फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी हिस्टामिन की क्या है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये ना गैस्ट्रिक की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ऑप्शंस में यही होगा इसलिए इन्होंने मार्क करा है। 318 एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन अकर्स विद इन मिनट्स, इट अकर्स आफ्टर सेकेंड एक्सपोजर। जितने भी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो विद इन मिनट्स होते हैं। ठीक है, और हमेशा वैसे नॉर्मली ये होता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हमारे बॉडी में पेनिसिलिन की वजह से होता है, हमारे एस्पिरिन की वजह से होता है। इसका जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है ना, जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट एक्सपोजर से कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेकेंड टाइम उसी चीज से आप एक्सपोज हो गए ना तो आपको लाजमी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आएगा अगर आप एलर्जिक हो तो। ठीक है, 319 एनाफाइलेक्सिक मैनिफेस्टेशन। जो एनाफाइलेक्सिस में जो जो सिम्टम्स आते हैं उसमें एजिटेशन है, एजिटेशन गुस्सा, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कफ खांसी बहुत ज़्यादा होगी, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगी, यूटिकेरिया रैश बहुत होगा, एडिमा बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लूइड अकोमोलेशन स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन हो जाती है। और बहुत ज़्यादा अगर अनट्रीटेड हो और बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस में अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो तो समटाइम्स शॉक एंड कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स, बंदा मर जाता है। अच्छा, 320 निलटमाइड। निलटमाइड क्या है? एंटी एंड्रोजन, एंटी टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करता है? ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन्स को रिलीज से इनहिबिट करता है। तो ये नॉट एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज इनहिबिटर की क्लास को बिलोंग नहीं करता ये। ठीक है, ये एंटी एंड्रोजन है। 321 नॉट अ बायोलॉजिकल डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग, डीमार्ड्स। डीमार्ड्स हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस के कंडीशन में लेते हैं, और वो बायोलॉजिकली डिराइव्ड होते हैं, यानी हमारी बायोलॉजिकली नेचुरल प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से ही बने हुए होते हैं लैब्स में, या हमारी कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू बने हुए होते हैं। ऑरेनोफिन जो है वो गोल्ड, बेसिकली गोल्ड को कहते हैं सोना। हमारी बॉडी सोना नहीं प्रोड्यूस करती, ना हमारी बॉडी की किसी चीज से आप सोना बना सकते हो, तो इट्स नॉट अ डीमार्ट। ओके,
322 इटैनरसेप्ट जो है एक बायोलॉजिकल डीमार्ट है, ठीक है। ये नेचुरली बॉडी के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, या तो शायद रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, 323 सिडोवुडीन, एम्ट्रोसिटाबीन, एबाकेविर, डिटानोसिन एंड लेमिवुडीन क्लास। अच्छा, ये जितने भी ड्रग्स है ना, इनका क्लास लिखा हुआ है सीधा सीधा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये वो ड्रग्स हैं, ये वो 3 एंटीबायोटिक्स हैं जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करती हैं, यानी हमारी इंटेस्टाइन की 24 लाइनिंग रह में। गया मिस, 24 रह गया। अच्छा, 324 है क्या, सॉरी। क्यूटियापीन हैज मस्करीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ब्लॉक C2 एंड 5-HT रिसेप्टर एंटीसाइकोटिक एक्शन। 324 क्यूटियापीन। अच्छा, क्यूटियापीन क्या है? ये जो है एक एंटीसाइकोटिक है, सही है। ये एंटीसाइकोटिक है तो डेफिनेटली ये D2 को तो ब्लॉक करेगा, क्योंकि हमारी साइकोसिस की कंडीशन होती है एक्सेसिव लेवल ऑफ डोपामीन की वजह से। तो एंटागोनिस्ट ब्लॉक डोपामीन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे जो है ना सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इन दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। साथ ही साथ ये लोग कह रहे हैं क्यूटियापीन के अंदर जो है ना मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के एंटागोनिज्म एक्टिविटी भी होती है, यानी ये एंटी मस्करेनिक इफेक्ट भी सारी देंगे बॉडी के अंदर। ये सेलेक्टिव नहीं है, ये बहुत नॉन सेलेक्टिव है। ये D2 और सेरोटोनिन और डोपामिन को तो इनहिबिट कर ही रहा है, साथ साथ हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट कर रहा है एसिटाइलकोलिन के। बस ये बताना चाह रहे हैं, और ये है एंटीसाइकोटिक लेकिन। अच्छा, 325 सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन लाइनिंग वॉल मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन कुछ भी कह लें। ये 3 ड्रग्स हैं वो करती हैं ये कॉज, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराती हैं। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की ट्रीटमेंट 326 में लिखा हुआ है हमारे पास, मेट्रोनिडाजोल और ओरल वैनकोमाइसिन के थ्रू हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। 327 सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस वर्स्ट ऑफेंडर आर ऑल एक्सेप्ट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जो है वो सबसे ज्यादा जो है ना सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की कंडीशन को खराब करेगी, ऑफेंडर है, ठीक है, वर्स्ट ऑफेंडर। इसको कभी नहीं देना नहीं सूडोमेम्ब्रेनस नहीं कोलाइटिस मिस, में। फर्स्ट ऑफेंडर नहीं है, एक्सेप्ट है ना। ये नहीं करेगा, दूसरे करेंगे ना, ये क्या नाम हो गया, क्लिंडामाइसिन, सेफलोस्पोरिन वगैरह ये अच्छा, करेंगे। सॉरी, इसकी जो क्लास के जो ड्रग्स है ना वो सब करेंगे वर्स्ट वो ऑफेंडर सब करेंगे। एक्सेप्ट हाँ। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के। हाँ, मतलब कि इसका सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जो नहीं सबसे करेगा। वर्स्ट ऑफेंडर है वो क्लिंडामाइसिन है, सबसे वर्स्ट। हाँ, इसकी जो क्लास ऑफ ड्रग है ना वो सब इसकी जो मतलब ड्रग की जो क्लास है ना उसके सारे एंटीबायोटिक्स है वर्स्ट ऑफेंडर है एक्सेप्ट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं और मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, हाँ, मेकोमाइसिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना सिफलोस्पोरिन कोई भी नहीं दे सकते क्योंकि वो वर्स्ट ऑफेंडर्स हैं। अच्छा, 328 हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल है, उसके बारे में गलत कहा गया है कि यूज PPI टू रिलीफ सिस्टम। अच्छा, अब एक बात बताएं, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल से क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, ठीक है। वो एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो डायरिया कराता है। अब उसको ट्रीट करने के लिए अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देते हैं तो क्या आप रिलीफिंग सिम्टम्स महसूस करेंगे? वो और डायरिया कर देगा पीपीआई। हाँ, तो वो तो नहीं करेंगे ना, तो इसलिए इसको एक कहा गया है कि रॉन्ग यूज PPI टू रिलीव सिम्टम्स। जरूरत ही नहीं है PPI की, कोई हमारी एसिडिटी थोड़ी हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल रिकरेंट। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के बारे में मैंने ये बताना था कि 329 है, रिकरेंट डज नॉट अकर बाय फिटोक्सामाइसिन। यानी ये जो ड्रग बता रहे हैं फिडेक्सोमाइसिन, ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की जो रीअकरेंस होती है ना उसको होने से रोकता है एज कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स। अगर आप कोई और एंटीबायोटिक दोगे तो बहुत चांसेस है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल दोबारा से रिकर हो जाए, लेकिन अगर आप फिडोक्सोमाइसिन देंगे, फिडोक्सामाइसिन। बहुत मुश्किल नाम है, हाँ, तो ये नहीं होगी रिएक्शन, फिडोक्सोमाइसिन, अच्छा ये इसकी रिकरेंट होने नहीं देता, ऐसा ही नहीं है। होने देता। बाकी जो ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैं वो भी हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट में, मगर वो उससे रिकरेंस हो जाती है, इस ड्रग इस एंटीबायोटिक से नहीं होती। हाँ, नहीं वो स्टेटमेंट की समझ नहीं ना, अब स्टेटमेंट पता नहीं उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दी हुई समझ है। आ रहा है, जब मैंने इसके ऊपर स्टडी करा ना तो फिर मुझे ये मिला, 2 ड्रग्स पता चले थे, एक डॉक्सीसाइक्लिन था लेकिन उससे रियकरेंस हो जाती है, इससे होती नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए और भी आप यूज कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम ठीक है, डेफिसाइल मैं के, मगर लिख लूँ। स्पेसिफिकली फॉर रियकरेंस अगर आप दे रहे हैं कि वो ना हो तो आप ये दे दो। अच्छा, डोंट 330 फॉर रिएक्ट। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ डेथ इन कोकेन पॉइजनिंग। कोकेन पॉइजनिंग में ना सबसे ज्यादा जो वर्स्ट चीज होती है ना वो होती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो उसकी वजह से जो है ना डेथ्स होती हैं। 331 लिम्फ ग्लैंड, प्रिंसिपल फंक्शन इज फिल्टर आउट सॉलिड्स बाय फेगोसाइटोसिस। अच्छा, फेगोसाइटोसिस एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल मैकेनिज्म है जिससे होता क्या है, फेगोसाइटोसिस बोलेंगे हम
मतलब सेल के से बाहर एक चीज चली जाती है ना, नॉर्मली सेल बाहर कर देता है थ्रो। तो ये एक सीधा सीधा जैसे अमीबाज का जो मैकेनिज्म है फूड ईटिंग का और निकालने का, तो ये इस तरह से है। तो लिम्फ हमारे जो ग्लैंड्स है ना, वो जो सॉलिड जो फिल्टर आउट करने होते हैं ना, वो सीधा सीधा फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से फिल्टर आउट कर देते हैं बॉडी से, निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक है। 332, मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ मायोकार्डियल O2 कंजम्पशन इज कार्डिक आउटपुट। अगर आप लोग को ये देखना है कि मायोकार्डियल कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसका कार्डिक आउटपुट चेक करें। 333, फिनाइलेफ्रीन सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। इज नॉट H1 एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामिन नहीं है। बट साइक्लोजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमिथाजीन एंड क्लोरफेनेरामीन आर एंटीहिस्टामिन। ये सीधा सीधा इसी तरह से आया है, मुझे नहीं पता ये एमसीक्यू इस तरह से क्यों आया है। बस एक ड्रग का बता दिया है कि वो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, बाकी जितने भी ड्रग्स लिखे हैं वो सारे H1 एंटागोनिस्ट हैं, लेकिन जो फिनाइलेफ्रीन है वो नहीं है एंटीहिस्टामिन। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो मे भी इस तरह का कोई एमसीक्यू आया होगा, तो उसमें आपको मार्क करना होगा कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो एंटीहिस्टामिन नहीं है, बाकी सब है, और वो अल्फा 1 सेलेक्ट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट वाला तो हमने ही ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है। 334, वो नाम एक जैसा है ना, फिनाइलेफ्रीन, साइक्लोजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये भी जो है वो एंटीहिस्टामिन ही है। 334, वो सारे नाम दिए होंगे ना, उसमें ये भी हो सकता है कि डायग्नोज करना कि हमने कौन सा अल्फा वन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। हाँ, या फिर कौन सा H1 नहीं है एंटेगनिस्ट। हाँ। अच्छा, 334 हाँ। हैज द हाईएस्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। हमारे ये क्लास ऑफ ड्रग है बेसिकली, ये जो फ्लूडोकॉर्टिसोन है ना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड ड्रग क्लास को बिलोंग करती है। और अपनी ड्रग्स में से सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी, हाईएस्ट एक्टिविटी जो है ना, इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड की होती है। ठीक है। 334, एक मिनट। ओके, सॉरी। असल में क्या है कि वो मेरी डिवाइस की वो जा रही है ना, तो मैं चेक कर रही थी कि ये रह गया इतना कि सेशन हो जाए। अच्छा, ये मैं कौन से नंबर पर थी? आप लोग को सब समझ तो आ रहा है ना? आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, समझ आ रहा है बस। कौन सा ये वाला था थ्री आपका थर्टी फोर 34। 334, हाँ ये हो गया। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी होती है। 335, बीटा ब्लॉकर या बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स which block the effect of adrenaline, epinephrine, widen blood vessels to improve blood flow। अच्छा, जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी रखते हैं, और वो एड्रेनलिन को यानी एपिनेफ्रिन को ब्लॉक की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, और हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाए। सीधा सीधा 336, लिपोफिलिक ड्रग्स जो हमारे पास है, मैंने आपको बताया था कि PM याद कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर। प्रोपेनोलॉल और मिटोप्रोलॉल ये दोनों लिपोफिलिक होते हैं। लेकिन अगर लिपोफिलिक के साथ जो है ना, एटिनोलॉल बेसिकली है हाइड्रोफिलिक, लेकिन ये लोग कभी भी इस तरह से देते हैं ना कि हाईएस्ट लिपोफिलिक से लोएस्ट लिपोफिलिक आप अगर करें तो PMA बनेगा। पहले प्रोपेनोलॉल आएगा, फिर मिटोप्रोलॉल आएगा, फिर एटिनोलॉल आएगा। एटिनोलॉल हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ये लोग जो है ना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। MCQs के अंदर आया हुआ है कि इनमें से जो है ना सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, इस तरह से ना। और जो हमारे जो NAS, तीन मैंने नाम बताए थे, नास, ये तीनों जो है ना लिपोफिलिक होते हैं। नेडोलॉल, एटिनोलॉल और सोटालॉल, समथिंग कुछ है, अभी आएगा आगे ना, आप लोग को समझ आ जाएगा। तो PM जो है ना हमारे, प्रोपेनोलॉल और मिटोप्रोलॉल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो लिपोफिलिक है, ठीक है। उसकी लिपोफिलिसिटी हाई होगी। इसमें भी सबसे ज्यादा लिपोफिलिसिटी जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो P है ना, प्रोपेनोलॉल, उसकी है। फिर मिटोप्रोलॉल की है, फिर एटिनोलॉल की आती है। ठीक है। अब एटिनोलॉल की जगह वो कोई भी हाइड्रोफिलिक ड्रग दे सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 337, द बीटा ब्लॉकर विल विद लो लिपिड सॉलिबिलिटी, ये हमारे पास आ गए, जिनकी लिपिड सॉलिबिलिटी सबसे कम होती है, जो रीनली जो है एक्सक्रीट होते हैं, और ये हेपेटिकली नहीं होते। अच्छा, एटिनोलॉल, नेडोलॉल, सोतालॉल, मैंने जैसे आप लोग को तीन बताया, इसको आप लोग नास करके याद कर दे। NAS, नास, सत्यानाश हो जाता है। ये नास आप लेंगे ना, तो अगर ऐसी मैंने टर्म बोला है, नास सबसे इजी ड्रग्स है कि ये हाइड्रोफिलिक है।
अच्छा, आर नॉट मेटाबोलाइज, जो हाइड्रोफिलिक हैं वो लिवर तक नहीं जाएंगी, उनका लिवर में कोई काम ही नहीं है, वो सीधा सीधा एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो रीनल फेलियर की कंडीशन में हम डोज एडजस्ट करेंगे। और लिपोफिलिक जो ड्रग हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऊपर जो बैठे हुए हैं, प्रोपेनोलॉल और मिटोप्रोलॉल, ये हेपेटिकली जो है हमारे एक्सक्रीट होते हैं, तो इसके लिए हेपेटिक फेलियर की कंडीशन में इसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। समझ आया? बीटा ब्लॉकर नंबर 338 देखें, बीटा ब्लॉकर एक्सक्रीशन, वाटर सॉल्युबल इज रीनल, लिपिड सॉल्युबल इज लिवर। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो रीनली एक्सक्रीट होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो हेपेटिकली जो है वो एक्सक्रीट होते हैं और मेटाबोलाइज होते हैं। ठीक है। 339, बीटा वन कार्डिक सेलेक्टिव एंटेगोनिस्ट, जो बीटा वन कार्डिक सेलेक्टिव हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जब बीटा टू पे कोई इफेक्ट नहीं देंगे वो। एटिनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एसिबिटोलॉल, इस्मोलॉल, नेबिवोलॉल, बिटाक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इसको याद कर लें। अच्छा, एटिनोलॉल इन सब में लीस्ट लिपिड सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर है। ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं एंजाइना और मायोकार्डियल फंक्शन में, और ये हार्ट रेट कम करता है और ऑक्सीजन डिमांड कम करता है। एटिनोलॉल के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे लीस्ट लिपिड सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। स्टिमुलेशन ऑफ कार्डिक बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जब हम बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कार्डिक का हमारे हार्ट का स्टिमुलेट करेंगे तो तीन इफेक्ट्स आएंगे। पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, जब भी आयनोट्रोपिक की बात आती है ना, आइन इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शंस, तो आप इससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि आइन की बात हो रही है तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाएगा। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है हमारा, ये हार्ट के रेट को बढ़ाएगा, स्पीड, टैकाइकार्डिया। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट की बात आ रही है तो हमारे एवी नोड्स, सारे हमारे नोड्स शामिल हो गए। इंक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड से ऐसे नोड, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से फिर आगे परकंजी फाइबर्स, फिर बंडल ऑफ इस तरह से। ठीक है। तो ये पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी दे रहा है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी दे रहा है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी दे रहा है। 341 एल्बिटरॉल, एल्बिटरॉल क्या है हमारा, सैल्ब्यूटामॉल है। ठीक है। ये डिफर करता है फ्रॉम आइसोप्रोटेरेनॉल। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मोर सिलेक्टिव टू बीटा रिसेप्टर, सिलेक्टिविटी का डिफरेंस है। आइसोप्रोटेरेनॉल जो है वो बीटा वन बीटा टू दोनों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव है। इसको आइसोप्रिनोलिन भी बोल रहे हैं ये लोग, एक दो नेम नाम दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, एल्बिट्रॉल जो है वो बीटा टू सेलेक्टिव है। सेल्बुटामॉल जो है हमारा, ये शायद आई गेस ये लोगों ने जो है ना ब्रांड नेम्स दे दिए हैं, ये बीटा टू सेलेक्टिव है। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? है तो दोनों बीटा ब्लॉकर्स, लेकिन एल्बिटरॉल इज बीटा टू सेलेक्टिव एंड आइसोप्रोटेनॉल इज बीटा वन बीटा टू, दोनों पैक करता है। 342 लेबिटोलॉल, लेबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल, ये दो ऐसे हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो अल्फा वन अल्फा टू बीटा 1 बीटा 2 चारों पैक करते हैं और चारों को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। तो हम हमसे सिर्फ लेबिटोलॉल पूछ रहे हैं, तो लेबिटोलॉल अल्फा बीटा ब्लॉकर दोनों ही है। 343 डोब्यूटामीन इज अल्फा मिस, एंड बीटा जी। एक लेबिटालोल बताया, दूसरा कौन सा बताया? कार्बिडोलॉल। कार्वेटिलोल, ओके। ठीक है। 343 के बारे में कह रहे हैं कि डोब्यूटामीन अल्फा और बीटा एगोनिस्ट है। गलत है। डोब्यूटामीन सिर्फ बीटा एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। डोब्यूटामीन हमारे पास जो है ना, उसके जहन में रखिएगा कि डोब्यूटामीन का हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो ये बीटा वन सेलेक्टिव है। ये बीटा वन टू दोनों नहीं हो सकता, ना ये अल्फा हो सकता है। ये सेलेक्टिवली फॉर हार्ट है, बीटा वन सेलेक्टिव है। ठीक है। 344 फॉर्मोट्रियोल का तो बहुत आया है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है फॉर्मोट्रियोल, है ना, हमारे उसके लिए एस्थमा लंग्स में यूज होता है, ब्रोंकोडायलेशन के लिए। तो फॉर्मोट्रियोल के लिए हम लोग यही कहेंगे कि इट्स लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 1:3 मिनट्स, सो इट इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक। अस्थमा के जो एक्यूट अटैक्स होते हैं उसमें हम लोग को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, तो हाँ, और सबसे शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है 1:3 मिनट्स फॉर्मोट्रियोल का है, और सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है फॉर्मोट्रियोल का है, तो हम लोग वही देंगे। ठीक है। 345 है हमारे पास प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल इज ऑल एक्सेप्ट हैज इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन। ये वैसे ही सिम्पैथोलाइटिक है, तो ये गलत हो गया, सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन तो कभी भी नहीं देगा। 346 बीटा ब्लॉकर इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन। अच्छा, पिंडोलॉल, एसिब्यूटालॉल, ऑक्सीप्रेनोलॉल। अच्छा, ये बोल रहे हैं 346, ये वो बीटा ब्लॉकर्स हैं जिनकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन है। इसमें पिंडोलॉल है, इसमें एसिब्यूटालॉल है, इसमें
प्रिनोलॉल है। एक मिनट, ये वाला पॉइंट मुझसे मिस कैसे हो गया? मैंने ना ये वाला पॉइंट पढ़ा, ये वाला एमसीक्यू ही नहीं पढ़ा ड्यूरिंग उसके ना। मैं एक दफा इसको एक बार बुक से देख लूँ, अगर मुझे ये याद आ जाता है फौरन से देख के इसकी ले देखने रिलेटेड। देखने में तब तक मैं भी वो डोब्यूटामिन भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी उसमें क्योंकि कंफ्यूजन मैंने है। जो है ना एएनएस करा हुआ था ना पहले ही, तो मुझे तो बुक से आता था ये, इसीलिए मुझे इसके सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही पता थे, तो मैंने तो ये पढ़ लिया था जल्दी। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ कि ये वाला पॉइंट कैसे मिस हो गया मुझसे। पिंडोलॉल, अच्छा ये वाली बुक नहीं है। एक मेरी बुक है, मेरे पास दो वर्जन है ना, एक में मेरी मार्किंग थी, एक में मार्किंग नहीं। तो ये वाली जो है ना मेरी मार्किंग नहीं हुई थी, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आएगा। इसमें मार्किंग हुई हुई है, इसमें आ जाएगा। हाँ पिंडोलॉल, अच्छा बीटा 1 बीटा 2 दोनों है, तो एक्ट करता है। इसके अलावा ये लोग क्या बोल रहे हैं? पिंड एमसीक्यू नंबर कहाँ चला गया? हाँ एसिब्यूटालॉल और ऑक्सीप्रेनोलॉल। अच्छा एसिब्यूटालॉल तो बीटा 1 सेलेक्टिव है, और ऑक्सीब्यूटालॉल जो है ये वाला तो दिया हुआ नहीं है इस वाली बुक में, ये वाली ड्रग ऑक्सीप्रेनोलॉल। अच्छा इस एमसीक्यू को मार्क कर लें, मैं देख लेती हूँ कि सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट कैसे दे रहा है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। एमसीक्यू नंबर क्या है? 346। इसको मार्क कर ले, मैं चेक कर लूंगी। ये जब मैं पढ़ रही थी ना उस दौरान मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, मैं स्किप कर दिया गलती से ये, वरना मैं इसको पढ़ लेती। चले नेक्स्ट है 347। मैं अगला जो अपना एक्सप्लेन करूंगी ना उसमें ये पॉइंट ऐड करके ये आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, एमसीक्यू उसमें समझने की कोई डिटेलिंग होगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल एमसीक्यू था। ड्रग यूज इन माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, नॉट ट्रीटमेंट। वो ड्रग जो मिग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज करते हैं, प्रोपेनोलॉल इज नॉट दैट ड्रग। ठीक है। 348, बीटा ब्लॉकर आर नॉट कॉजिंग हिमोलाइटिक एनीमिया, सो नो नॉट साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर जोलिंजर सिंड्रोम। अच्छा बीटा ब्लॉकर जो है ना वो, वैसे एक मिनट, ये डोब्यूटामिन करेगा सभी पे करेगा ना, ये सिर्फ सिलेक्टिव नहीं है? नहीं ये सिलेक्टिव है, ये बीटा 1 सिलेक्टिव है। नहीं है? नहीं है कैसे पता? ये देखिए ना एक मिनट, sympathomimetics partially or completely mimic the agonistic actions of noradrenaline or adrenaline on the alpha and beta adrenoceptors. The effect of a specific agent is determined by the receptor specificity. नहीं मैं तो बुक से Compensatory पढ़ रही हूँ reflexes। दो विटामिन, और ये तो उसने भी चलें, कहा ये था, मैंने निशान लगा लिया, हम बाद में करते हैं तो इसको मार्क डिस्कस, कर आप लें। करें कंटिन्यू। और जी। डोपिटामिन कभी भी आर्टरीज और इसके लिए तो नहीं दिया गया है, हाइपरटेंशन के लिए, वो हमेशा हार्ट के लिए दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं है। और इसमें भी इसमें यही बोला गया है कि सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है। ये तो मैं श्योर ओके। हूँ क्योंकि मैंने 3 जगह से रिसोर्सेज से कंफर्म करा है। अच्छा ये वाला जो एमसीक्यू है ना 346, इसको देखना पड़ेगा, ये मैं जहन नज़रों से गुजरा नहीं था पहले। ड्रग यूज इन, 346 ओके। हाँ 347 तो हो गया। 348, बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट कॉजिंग हिमोलाइटिक एनीमिया। बीटा ब्लॉकर्स से ना हिमोलाइटिक एनीमिया नहीं होता, यानी जो हीम के टूट जाने से जो एनीमिया की कंडीशन होती है ना। और एक और साइड इफेक्ट भी है जोलिंजर सिंड्रोम, वो बीटा ब्लॉकर्स से नहीं होती। जोलिंजर सिंड्रोम में होता है कि हमारे जो गैस्ट्रिन एसिड रिलीज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, ऊपर पेनक्रियास का इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली। 349, बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट इंक्रीज डायस्टोलिक वॉल्यूम इन एंजाइना। अच्छा बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो डायस्टोलिक वॉल्यूम जो इंजाइना में होती है वो नहीं कॉज कराता। आर नॉट डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑन इंजाइना। इंजाइना के पेशेंट्स में डायस्टोलिक वॉल्यूम को नहीं बढ़ाता। जो हमारा जो एक सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है जो हार्ट पंप करता है, एक डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है जो हार्ट अपने अंदर लेता है ब्लड, उसको बोलते हैं। तो ये इसको बढ़ाता नहीं है, यानी हार्ट ज़्यादा वॉल्यूम में जो है वो ब्लड नहीं लेगा। तो बीटा ब्लॉकर्स इस चीज़ के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास रेनॉल्ड्स डिजीज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद 350। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो अपने एमसीक्यूज करे थे वो मैंने कहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि मैंने जो है ना ये सारे एमसीक्यूज जो है ना सॉल्व करे थे, इसको पढ़ा था और इस सबको लिखा भी था सारी पॉइंट्स को ना। अब वो मुझे अपने लेक्चर्स नहीं वो मिल मीन्स रहे। ऐसा ही होता है, जब आप ज्यादा करते हैं ना तो फिर ऐसा ही होता है, लेक्चर्स वो मुझे फ्लो मिल फ्लो नहीं में रहे, ना उस नहीं लेक्चर्स में समझ आता। सारी डिटेलिंग है, वो मुझे लेक्चर्स में समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ कर दिए हैं वो लेक्चर्स, क्योंकि मैंने ये सब लिखे थे और मैं जो हूँ देख भी रही हूँ, मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी। चले वो चले कोई सारे बात नहीं, देख मार्क लिए। करते जाएं। रेनॉल्ड्स मार्क डिजीज, करते जाएं, बाद में नहीं मुझे समझ में तो ऑडियो आ पे रहा लिख है, ये दीजिएगा। रेनॉल्ड्स डिजीज के बारे में मैंने पढ़ा था, इस कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद बीटा ब्लॉकर्स
ट्रीटमेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन, डेल्टियाजम, वेराफेमिन, ये जितने भी अच्छा रेनॉल्ड डिजीज में जो है ना बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के थ्रू ट्रीट करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट था ना वो मेरे उससे मिस हो गया है, मेरे बुक में मैंने लिखा था, तो मसला नहीं, रेनॉल्ड डिजीज को आप सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसी के अंदर था 351, व्हाट वुड हैव द लीस्ट इफेक्ट, जो है ना ये सब मैं जो मुझे याद थे वो मैं बता रही हूँ, बुक में तो मेरा लेक्चर कहीं खो गया है इसके अंदर। अच्छा ये हो गया 351, व्हाट वुड हैव द लीस्ट इफेक्ट ऑन जेंटामाइसिन टॉक्सिसिटी कोएडमिनिस्ट्रेशन विद सुपरफॉक्सिसिन। अगर आप सुपरफॉक्सिसिन के साथ जेंटामाइसिन देंगे तो जेंटामाइसिन की टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी उससे, ठीक है, नहीं नहीं बढ़ेगी, लीस्ट इफेक्ट ऑन जेंटामाइसिन, नहीं बढ़ेगी, कम कम से कम होगी, हाँ चांसेस कम होंगे। से कम चांसेस होंगे कि सिप्रोफॉक्सिसिन सबसे लीस्ट इफेक्ट देता है जेंटामाइसिन की टॉक्सिसिटी में। 352, नॉट इंड्यूस सीजर्स, तेज आवाज से और मॉडरेट एक्सरसाइजेस से सीजर्स नहीं होते। 353, व्हाट डज नॉट इंक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उससे आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जो आपका हार्ट जो अंदर ले रहा है ब्लड को अपने अंदर, वो बढ़ेगा नहीं। अच्छा 354, कॉमन कॉज ऑफ सोर थ्रोट इज ऑलवेज वायरल, ठीक है। 355, कोल्ड सोर्स जो होते हैं वो हमारे जो होंठों के ऊपर दाने निकल आते हैं वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम टॉपिकली जो है वो टॉपिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ओरल, और जो शिंगल्स होते हैं ना वो हर्पीज जोस्टर की वजह से होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट आप कर लें, कोल्ड सोर्स इज कॉज बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड शिंगल्स इज कॉज बाय हर्पीज जोस्टर वायरस, ठीक है। और जो कोल्ड सोर्स होते हैं उसमें टॉपिकल प्रिपरेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 356, एक्नी वल्गैरिस इज कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन, ये जो बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है ना इसके आखिर में एक्नी भी आ रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फेस में जो एक्नी जो हो जाती है ना बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये बैक्टीरिया कॉज करता है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मिनोसाइक्लिन दे सकते हैं। अब आ गया एक और हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड का 357, एडिसन, एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम ना आपस में जो है ना इन्वर्सली रिलेटेड है। एडिसन डिजीज में एडिनल इंसफिशिएंसी हो जाती है, कोर्टिसोल कम हो जाते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स की मेलफंक्शन की वजह से होता है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, ठीक है। और जो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरॉन और कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, और इसका डायग्नोस्टिक टूल जो हमारे पास है मिटेरापोन है, मिटायरापोन से जो है ना हम इसको डायग्नोस करते हैं। साथ ही साथ इट डज नॉट कॉज वेट लॉस, इस कंडीशन में ना कुशिंग सिंड्रोम में ना हमारा वेट लॉस नहीं होता। 359, मोनिलियासिस और कैंडिडियासिस, ये यीस्ट इन्फेक्शन है, स्किन में होती है, इसको हम कैंडिडा, ये कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होती है, यीस्ट का नाम है ये, और ये बहुत ज़्यादा आप कॉर्टिसोन अगर ओवर यूज़ कर लोगे, कॉर्टिसोन बहुत ज़्यादा ले लेते हो, ड्रग्स एंटीबैक्टीरियल बहुत ज़्यादा ले लेते हो यानी एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के थ्रू गुजरते हो, या प्रेगनेंसी कंडीशन में भी होता है और डायबिटिक पेशेंट्स को भी होता है ये बहुत ज़्यादा, और इसकी ट्रीटमेंट है निस्टेटिन, ठीक है। 360, एग्रेनुलोसाइटोसिस, डिक्रीज इन पॉलीमॉर्फी मॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट्स, जो हमारे बेसिकली न्यूट्रोफिल्स की डिप्लीशन होती है, ये एग्रेनुलोसाइटोसिस की कंडीशन होती है, ये बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से होती है। इट इज accompanied बाय नेक्रोटिक लेजन्स ऑफ माउथ एंड थ्रोट, एग्रेनुलोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया, न्यूट्रोपीनिया। अच्छा, एग्रेनुलोसाइटोसिस जो है वो फर्दर कंडीशन इसकी वर्स होती है, तो नेक्रोटिक लेजन्स होते हैं हमारे माउथ और थ्रोट में ना, जख्म पड़ जाते हैं, और एग्रेनुलोसाइटोसिस में होता क्या है, ल्यूकोसाइट्स के लेवल बढ़ जाते हैं, नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स बन जाते हैं और न्यूट्रोपीनिया के लेवल्स बहुत गिर जाते हैं, ठीक है। 361, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये जो डिजीज है इसमें माइलिन शीट जो होती है, हमारे जो सीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो माइलिन शीट से कवर्ड होती है, उसकी जो सेल बॉडी के बाद की जो पतली सी डंडी होती है ना, वो माइलिन शीट जब डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो उस कंडीशन में कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक सीएनएस डिसऑर्डर है। 362, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम साइनेप्स इज एसिटाइलकोलिन, जब भी कुछ भी कभी भी आएगा ना कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम साइनेप्स तो हम एसिटाइलकोलिन ही बोलेंगे, ठीक है। 363, कोलिनर्जिक न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इम्पल्स बाय रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन। अच्छा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, सीधा सीधा ये। 364, कॉज ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज में क्या होता है, डोपामीन्स बढ़ जाते हैं, एसिटाइलकोलिन कम हो जाते हैं, और गाबा जो हमारे इनहिबिटरी इफेक्ट है ना वो भी कम हो जाता है, ये ऑपोजिट होता है बिल्कुल पार्किंसोनिज्म के, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें क्या होता है, डिजीज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन, निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर इन मसल्स, ट्रीटमेंट एंड इंक्रीज एसिटाइलकोलिन, एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अवॉइड एसिटाइलकोलिन इन M1 M2 M3। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है
ठीक है, जिसमें हमारे अपने ही जो एसिटाइल कोलिन है ना, वो रिसेप्टर्स जाके डिस्टर्ब कर देता है बॉडी, ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब हमें एसिटाइल कोलिन ज़्यादा लेवल में चाहिए तो हम लेंगे उसके लिए कोलिनर्जिक्स, नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन लेंगे। ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं जो मैस्थीनिया ग्रेविस में ली जाती हैं। एट्रोपिन हम नहीं लेंगे। ठीक है, एट्रोपिन तो कंडीशन को वर्स करेगी ऑब्वियसली, एसिटाइल कोलिन को तो और खत्म करेगी वो तो। अच्छा 366 एफेड्रीन एंड नियोस्टिग्मीन facilitate neuromuscular transmission which are used to treat myasthenia gravis। अच्छा एफेड्रीन और नियोस्टिग्मीन को भी ये नियोस्टिग्मीन पायरिडोस्टिग्मीन हम दे रहे हैं myasthenia gravis में, एफेड्रीन भी दे सकते हैं। एफेड्रीन और नियोस्टिग्मीन क्या कराते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो होता है ना उसको फैसिलिटेट करते हैं। क्रोनिक कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस हमेशा माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट की वजह से होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में हम कोलिनर्जिक्स देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल इतना बढ़ जाता है, हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स कम होते हैं और एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, यानी एसिटाइल कोलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गए हैं। ठीक है, 368 और ट्रीट सीजर्स इन माइस्थीनिया ग्रेविस एक्सेप्ट बेंजोडाइजेपिन। अच्छा माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन में ना सीजर्स भी होते हैं, उसके लिए हम एंटी सीजर्स दे सकते हैं मगर बेंजोडाइजेपिन क्लास के ड्रग्स नहीं दे सकते। ठीक है, इफ पेशेंट हैज एपिलेप्सी एंड माइस्थीनिया ग्रेविस एंटी कन्वर्सेंट दैट कैन बी यूज लेकोसमाइड। अगर पेशेंट को एपिलेप्सी भी है और माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन भी हो गई है और हम चाह रहे हैं कि वो सीजर की कंडीशन को रोकने के लिए हम कोई एंटी कन्वर्सेंट दे, तो ऐसे सिचुएशन में हम लेकोसमाइड देंगे। 370 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D6। एक मिनट तो मैं चेंज कर दूँ, दूसरे में कर लूँ, क्यों और चलता है, अम्मी को बिठा दूँ।